बाकी इनको तो मैं आर्टिस्ट मानता नहीं, दे आर कलंकार, एज गुड एज आतंकवादी। ये आतंकवादी जो ये सब के, चाहे लड़का हो या लड़कियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। बाबा कभी कभी मुझे लड़की भी शक होता है, कैमरा मैन मुझे देख रहा है लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ, ये किसको देख रही है, मुझे कभी कभी इस पर भूला, नारियल पानी पी ले निकल ले। तो केरला स्टोरी फिल्म आई, उसके बाद फिर कश्मीर, उसके पहले कश्मीर, तो कश्मीर फाइल भी आई। तो दो पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। पति कह रहा है पत्नी से, अच्छी खासी ज़िंदगी थी मेरी, तुमसे शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी द कश्मीर फाइल हुई है। तो वाइफ ने कहा मेरी भी ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं हुई, तुमसे शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी द केरला स्टोरी हुई है। तो पति ने कहा टेंशन मतलब झगड़ा मत करो, सुनो द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल भूल जाओ, चलो हम कोई रोमांटिक फिल्म देख के आते हैं। कौन सी? तू झूठी मैं मक्का। अभी फिलहाल मैं सीख रहा हूँ सीमा हैदर से, क्योंकि मुझे पाकिस्तान जाना है, मेरे पास वीज़ा नहीं है, तो मैं उनसे सीख रहा हूँ कि कैसे बिना वीज़ा जाया जाए। Today we have with us one of the most iconic comedians of the Indian cinema. He has made generations laugh and cry, and now he's here with us today, Mr. Sunil Pal. Hi sir, I welcome you. हाय नमस्कार, The Big Chat Show. आदाब, अर्ज़ सत श्री अकाल। मैं हूँ सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। लव यू ऑल। सर एक हो जाए आपके अंदाज में। और हमारा नाम है रतन नोरा और इंटरव्यू करूँगा ख़त्म पूरा, और इसको अगर तुमने नहीं देखा तो फिर मत कहना हमने क्यों घूरा, क्योंकि जो नहीं देखेगा वो है धतूरा, और जो देखेगा ये इंटरव्यू उसका जीवन काशी और मथुरा। आई थिंक अब हम जान सकते हैं कि आप आइकॉनिक क्यों माने जाते हो। इतने सालों से, मुझे पर्सनल स्टोरी है सर, मैं छोटी सी थी, मुझे याद है मेरे नाना अभी भी हमेशा, आपको इतने बार मैंने स्क्रीन पे देखा है कि कॉमेडी बोलते हैं, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि आप माइक पे ऐसे ही मिमिक करते थे। फेंट मेमोरीज चाइल्डहुड के इन्वॉल्व है। थैंक यू। आप जिस जगह से आती, केरला से, आई लाइक केरला। वहाँ उधर देखिए क्या है, वहाँ बेटियाँ पैदा नहीं होती, वहाँ सब सिस्टर पैदा होती है, सिस्टर सब की सब। हॉस्पिटल में जहाँ भी जाएंगे सिस्टर, ऐसे मैं केरला से, सिस्टर सारी केरला से होती है। तो मैं समझता हूँ कि केरला की धरती को प्रणाम है कि वहाँ पर इतना, और नारियल के पेड़ और खूबसूरती। और मलयालम ऐसा शब्द है कि हिंदी में अगर आप देवनागरी में इधर से भी लिखो और उधर से भी लिखो तो सेम होता है, मलयालम। सही बात है। तो ये है द केरला स्टोरी। थैंक यू। केरला स्टोरी फिल्म आई, उसके बाद फिर कश्मीर, उसके पहले कश्मीर, तो कश्मीर फाइल भी आई। तो दो पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। पति कह रहा है पत्नी से, अच्छी खासी ज़िंदगी थी मेरी, तुमसे शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी द कश्मीर फाइल हुई है। तो वाइफ ने कहा मेरी भी ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं हुई, तुमसे शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी द केरला स्टोरी हुई है। तो पति ने कहा टेंशन मतलब झगड़ा मत करो, सुनो द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल भूल जाओ, चलो हम कोई रोमांटिक फिल्म देख के आते हैं। कौन सी? तू झूठी मैं मक्का। ओह माय गॉड। तो ये टैलेंट जो है आपका, कॉमेडी करने का, मिमिक्री करने का, इम्प्रॉम्प्टू, ये बचपन से था कि आपने स्किल सालों मेहनत करके डेवलप किया है? बचपन से गुरुओं को देखते, बड़े बड़े कलाकारों को देखा, बड़े बड़े कॉमेडियन लाइक जॉनी लीवर साहब, वो मेरे प्रेरणा स्रोत है। उनके छोटे भाई जिमी मोजेस, फिर के नायकर साहब जबलपुर के, राजेश श्रीवास्तव जी जो आज हमारे बीच नहीं है, एंड उसके अभी कपिल को भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। एंड अगर देखा जाए तो पूरे, अगर हिंदी और उर्दू समझी जाती है तो वहाँ पे उमर शरीफ साहब पाकिस्तान से, मोइन अख्तर, अमानुल्लाह खान साहब, मिस्टर बीन, रोबिन एटकिंसन, चार्ली चैपलिन साहब, जिम कैरी, एडी मर्फी, कम है बहुत सुपर साहब, आइकॉनिक। यस आइकॉनिक। कुछ भी कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल मैं सीख रहा हूँ सीमा हैदर से, क्योंकि मुझे पाकिस्तान जाना है, मेरे पास वीज़ा नहीं है, तो मैं उनसे सीख रहा हूँ कि कैसे बिना वीज़ा जाया जाए। आपका ऐसा पहला इंटरैक्शन कॉमेडी के साथ चाइल्डहुड में आपके पास कोई मेमोरी है कि जहाँ आपने देखा हो कि ऐसे कॉमेडी बहुत सारे किस्से बचपन में हमारे यहाँ पे एरिया में एक से बढ़कर, मैं बचपन में डबल रोटी बेचता था,
जो चाय में डबल के डबल रोटी खाते हैं ना, यहाँ तो पाव बोलते हैं, हमारे एरिया में डबल रोटी बोलते हैं। तो उसको ऐसा मैं उसका लादी लेके पूरे मोहल्ले में 6-7 लादी लेके ऐसे गले में लटका, जैसे पान में लटका थे ना ऐसे, यहाँ पे कपड़ा बांध के ऐसा एकदम डबल रोटी। एक शराबी है, ये क्या बेच रहा है तू, क्या बेच रहा है, अबे क्या बेच रहा है, क्या बेच रहा है? उनका डबल रोटी। साले यहाँ खाने को सिंगल रोटी नहीं मिल रही, तेरी डबल रोटी कौन खाएगा भाई? अब एक बार हमारे स्कूल के टीचर, मैं कहीं बस पकड़नी थी मुझे, तो 6वीं 7वीं में था मैं, तो एक हमारा विषय इंग्लिश भी था, एक विषय, बहुत सारे विषय में एक इंग्लिश विषय भी था। तो वो इंग्लिश पढ़ाने वाले जो हमारे टीचर है वो मुझे कहीं मिल गए, तो मैं परेशान था, तो मुझे बोले क्या हुआ? मैंने कहा मेरी बस मिस हो गई, मैं टेंशन में तो रोने लगा। तो वो टीचर, अरे एक बस मिस हो गई तो इतना रो रहा क्या? मेरे को देख, मेरे जीवन में इतनी सारी बसेस मिसेस हो चुकी है, मैं रोया ऐसे लाइव। अब जैसे एक शराबी घूमता फिरता सुबह सुबह मेरे घर के पास से गुजर के मुझे बोलता है, सुबह सुबह कहाँ घूम रहा बे? मेरे घर के सामने बोल रहा है, अरे तू घूम रहा है, मैं थोड़ी घूम रहा हूँ। तो एक नेचुरल वे से कॉमेडी जो इंस्टेंट होती थी आस पास आपने ऑब्जर्व किया। फिर यहाँ पर मैंने सोनू निगम जी के साथ में मैंने बहुत सारे 2-3 वर्ल्ड टूर किए, और उनके साथ में मेरा फैमिली रिलेशन, मैं कहता हूँ आपके लिए सोनू निगम परिवार होगा, मेरे लिए परिवार निगम है, ठीक है। तो उनके शोज करता था कि आ रहे हैं आपके बीच में द वन एंड ओनली, गुल खिले गुलशन खिले, अब गुलजार की बारी है, हम सबको बेसब्री से जिनका इंतजार था उनकी बारी है, हिंदुस्तान के नंबर 1 प्लेबैकर सिंगर सोनू निगम। पब्लिक में सोनू सब आते थे, गाना गाते थे। एक बार मुझे कुमार शानू साहब का काम करने का मौका मिला, एंकरिंग करना था, वाह। और मैं खुद सोनू के साथ में, सोनू जी के साथ में इतना करके सीजन हो चुका था। अब मैं वहाँ पर अपना कुमार शानू जी का एंट्री कर रहा हूँ। अब आपके बीच में आ रहे हैं हिंदुस्तान के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर सोनू निगम। आपने वैसे लाइव शो में, यस, लाइव शो में बोल दिया। अब मुझे सोनू निगम माँ बोलते ही मुझे समझ में आ गया, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, अभी क्या करूँ। सोनू निगम जी भी जिनको अपना गुरु मानते हैं, ऐसे देश और दुनिया के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर कुमार शानू साहब दादा है, गाना बोलते इंटर में, इधर साला मने तू आज गंडोगोल किया, गड़बड़ किया तू, लेकिन अच्छा किया, ऐसा संभाल लेगा, समझ गया, तेरा प्रॉब्लम समझ गया मैं। तो ये महान लोग हैं, समझ जाते कि इतना बड़ा सब होने के बाद मैं मुझे लगा कि आज पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में, केस कर देंगे मेरे ऊपर, क्या कर देंगे, लेकिन वो बोले कि ऐसा होता है। बड़े लोग बड़ी बात है, बड़े कलाकार बड़ी बात है। यस। तो ऐसे आप जब आए, आप बहुत ही यंग एज से कॉमेडी स्टार्ट किए थे जी। आपके गांव में आई एम श्योर एक्सपोजर तभी कॉमेडी का ही बहुत कम था, उतने लोगों को जान पहचान में होता नहीं था। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि डाउट हुआ है कि यही करना है, या इसका आगे जाके क्या करूँगा मैं? देखिए क्या है, मुझे जो हमारा हम्बल बैकग्राउंड से जब मैं आया हूँ, मैं मेरी साउथ के बॉर्डर का हूँ, वहाँ से आंध्र शुरू हो जाता है। तो तभी मैंने 3 गाने सुन रखे थे, एक हिंदी गाना, एक इंग्लिश गाना, तीसरा तेलंगाना। तो साउथ के बॉर्डर के होने की वजह से फिल्में बहुत देखता था, फिल्में देखना बड़ा शौक था मुझे, पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं था, तो पढ़ाई इतनी खास हो नहीं पाई, बैकग्राउंड भी कुछ खास था नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ही करना है, ये पेट पालने के लिए, या तो कुछ, तो फिर रिक्शा भी चलाया, डबल रोटी भी बेची, कड़िया का काम भी किया, बढ़िया नहीं केस निकाल दिया होगा शायद। फिर वहाँ पे वीकली मार्केट लगता था सब्जी का, सब्जी के मार्केट में सब कांदा सब साफ करना ही करना, आलू सब सब्जी धोना ही करना, और शाम को जितनी सब्जी बच जाती थी वो दुकानदार मुझे देता था, ये मेरा पेमेंट था कि तेरी किस्मत जितनी सब्जी तो काफ़ी बच जाते थे, 2-4 किलो आलू बच जाते थे, कुछ 1-2 किलो प्याज बच जाता था, वो सब घर पे लेके जाता, हफ्ते भर की सब्जी हो जाती थी हमारे लिए। तो ये जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं मुझे तैयार कर रही थी लोगों से जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये जो कनेक्टिविटी है लोगों से, चाहे मैं शॉपकीपर बना हूँ, या चाहे कुछ चीज़ बेच रहा हूँ, या कुछ फिल्में देख रहा हूँ, या कुछ ऐसा फिल्मी कलाकारों की नकल कर रहा हूँ। उस टाइम में फिल्मी कलाकार की नकल करने लगा था मैं। फिर जॉनी जी का कैसेट आ गया था, शोले फिल्म का कैसेट है, शोले फिल्म का के स्टोरी का कैसेट आ गया था, पूरा स्टोरी ज़बानी याद हो गया था मुझे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे उस तरफ खींच रहा था। तो
और जितने गणपति में प्रोग्राम होते थे ऑर्केस्ट्रा के यहाँ, सबसे पहले मैं जाके बैठ जाता था। शुरू प्रोग्राम अभी मंडप लगा नहीं, स्टेज लगा नहीं, सबसे पहले मैं वहाँ पर एक एक चीज़ देख रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या है, क्या। तो ये मुझे अट्रैक्शन टुवर्ड्स आर्ट या आर्ट लवर बन चुका था मैं, तो कहीं ना कहीं ये शायद हुआ। उसके बाद जब मुझे थोड़ा थोड़ा काम करने में इंटरेस्ट आने लगा, गाने गाता था, डांस भी करता था। मैंने सबसे पहले डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया था, पहला प्राइज मिला था मुझे। ओह वाह, हिम्मत वाला फिल्म का। हाँ। लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। साउथ की फिल्म, कृष्णा जी की फिल्म हिम्मत वाला लड़की यहाँ पर है। उस फिल्म के इस गाने पर मैंने डांस किया था, मुझे पहला अवार्ड स्टील का कटोरा मिला, स्टील का कटोरा। तो इसलिए नहीं मिला कि मैं बहुत अच्छा डांसर था, बाकी बहुत बुरे थे। तो मुझे मिला, तो मैं स्टील का कटोरा लेकर घर पे गया। मैंने कहा पिताजी से, देखो पिताजी डांस में मुझे स्टील का कटोरा मिला। बोले बस अब ये कटोरा ले और जहाँ जहाँ मोहल्ले मोहल्ले दरवाजे पे जाके भीख मांग। वो असल में ये कहना चाहते थे कि जो मिले वो मांग। तुझे मिल गया, कटोरा मिल गया कुदरत की तरफ से, अब तो जहाँ जहाँ जाएगा विद्या, प्रेम, एजुकेशन, जो मांग सकता है मांग। तो ये जो चटोरा है, इसका पहला इनाम कटोरा है, जिससे इसने आप सबका प्यार बटोरा है। एंड स्टिल आई एम वर्किंग। तो वहाँ से शुरू हुआ, तो फिर कभी ऑर्केस्ट्रा, कभी ये, कभी वो, फिर बढ़ता चला गया सिलसिला। फिर गांव से नागपुर आया, नागपुर में 3 चक्की की रिक्शा चलाता था, ऑर्केस्ट्रा भी करता था, बैकग्राउंड का कलाकार था, बनाना, स्टेज बनाना, बैक स्टेज। फिर 95 में बॉम्बे आया, 1995 में बॉम्बे 19 साल की एज में आया था। और हाईलाइट है कि जब मैं पैदा हुआ था तो देश की सबसे बड़ी फिल्म शोले रिलीज हुई थी, और जब मैं बॉम्बे आया तो उस सदी की सबसे बड़ी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई थी। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हिट से मेरा संपर्क रहा है। कुछ तो है, कनेक्शन है, इससे नहीं बोल सकते हैं। क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं अभी। तो बॉम्बे आके आपका पहला ब्रेक जो था, अब आप अपने से क्या कंसिडर करेंगे? मैं यहाँ पर आके मेरे पास में मिठुन चक्रवर्ती साहब का मैंने एड्रेस लिया था मायापुरी से। तो माया जेडे जोहर साहब की, जिनका बेटा शारिब हाशमी उन्हीं का बेटा है, जो एक्टर है शारिब हाशमी। हाँ। जेडे जोहर उनका बेटा है, वो मायापुरी के संपादक थे उस टाइम में, एडिटर। तो वहाँ से मैंने एड्रेस निकल के मिठुन दा का बैंड्रा में रहते थे वो, वहाँ गया। तो तब मिठुन दा ओटी शिफ्ट हो चुके थे, वो भी नहीं मिले। तो फिर मैं शांतापुर में चाय की दुकान पे आया। अब चाय की दुकान में मैंने काम कर लिया। तब मुझे पता नहीं था कि चाय बेचने वालों को इज्जत मिलेगी आगे चल के। बाद में पता नहीं चला कि चाय वाले 2 लोगों की इज्जत मिली, एक मुझे और नरेंद्र मोदी जी को। बेचने के लिए मैं कॉफ़ी बेचता था, बट कॉफ़ी इज नॉट माई कप ऑफ टी। सो मैंने चाय बेची। तो वहाँ पे जितने कस्टमर आते थे, टपोरी, चले शाणे, दुका खर्चा पानी, बॉम्बे स्टाइल, चल शाणे चाय, एक्सप्रेशन से काम होता था। कुछ करेंगे नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसा, तू क्या चल पतली के लिए। उनके साथ में 3-4 टपोरी वो आते थे। कभी कोई ट्रांसजेंडर आ गया, देना कुछ दुआ मिलेगी तेरे को, वो आ गया। कोई सिंधी आ गया, कोई मराठी आ गया, कोई मारवाड़ी, सब कुछ ना कुछ मुझे सिखा के। वो मेरा जितनी चाय की दुकान मेरी स्कूल बन गई थी। तो वहीं मैं जब महेंद्र कपूर साहब से मुलाकात हुई, लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर साहब, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे काम दीजिए। तो उन्होंने अपने म्यूज़िक ग्रुप में मुझे पहली बार विदेश जाने का मौका दिया। उसके पहले मैं यहाँ पे छोटे मोटे शो कर रहा था। जिमी भाई ने मुझे, जॉनी भाई ने मुझे कुछ लोगों से मिलाया था, लेकिन विदेश का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, लाइव शोज़। फिर मोरानीज मिले, मोरानीज ने मुझे शाहरुख खान के साथ वर्ल्ड टूर करवा दिया, सोनू भाई के साथ में। तो फिर सिलसिला शुरू हुआ। तो ये 6-7 साल ये चलता रहा। फिर DD मेट्रो में धमाल नंबर 1 सीरियल आया, वो भी चला। बट बड़ा ब्रेक, यस ऑफ कोर्स, एक दिन जिमी मोजेस साहब का मुझे फ़ोन आया, जॉनी जी के छोटे भाई जो मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा कि एक पंकज सरस्वत नाम का बंदा लाफ्टर शो शुरू कर रहा है, तो जाके मिल और ऑडिशन दे के आ। मैं गया, ऑडिशन दे के आया, और मेरे साथ कई लोगों ने भी ऑडिशन दिया, और वो रेस्ट इज हिस्ट्री, आपको पता ही है। शो बहुत बड़ा हिट रहा। उसमें काफ़ी ये जो चलन शुरू हुआ है सब कॉमेडी, लाइव टीवी पे कॉमेडी शो का चलन शुरू हुआ, वो धमाल अपना लाफ्टर चैनल से हुआ। और उसके पहले DD मेट्रो में धमाल नंबर नहीं कर चुका था। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये मेरे थ्रू स्टैंड अप आप ओरिजिनेटर बोला जाए तो टीवी में हमें जब तक याद है स्टैंड अप का जो कॉन्सेप्ट था वो लाफ्टर चैलेंज से ही स्टार्ट हुआ था। तब तक कॉमेडी स्टैंड अप उतना किसी को नॉलेज ही नहीं थी ये बात की। लेकिन अब ये परमात्मा की कृपा है कि हर चैनल पे
इवन अब यूट्यूब पर भी हाँ, you can see easily lots of stand-up comedians roaming on. तो ये शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर मैं स्टैंड अप कॉमेडी अभी भी कर रहा हूँ। फिर साथ साथ में मैंने अपना प्रोडक्शन भी खोल दिया, 5 फिल्में हमारी प्रोडक्शन की आई है। भावनाओं को समझो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 52 स्टैंड अप कॉमेडी राइट फ्रॉम कपिल शर्मा, जॉनी भाई और लोग। फिर मनी बैक गारंटी, फिर बिग बॉस, फिर लॉकडाउन टू अनलॉक, फिर अभी आ रही फिल्म गाली गलौज। मुझे इस एंकर ने पूछा कि सुनील जी 2023 में आप पब्लिक को क्या दे रहे हैं? मैंने कहा गाली गलौज। क्या? मैंने कहा सॉरी, गाली गलौज फिल्म का नाम है, फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है। जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे फिल्म हमारी फिल्म में गाली गलौज विलन है। जो आजकल जो सभ्यता आई है, जो 20% बिगड़ा हुआ यूथ, जिसको स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे कुछ नहीं आता सिवाय बकवास और इस सब की बातों करने के, और लड़कियाँ ज़्यादा, तुम लोग बहुत ज़्यादा 80% 20% लड़की है, बाकी सब ये अच्छी लड़कियां भी है, जो प्रधानमंत्री भी बन रही है, मुख्यमंत्री भी बन रही है, सब आगे काम कर रही है, अच्छा काम कर रही हो। तुम लड़कियों को क्या हो जाता है, स्टेज पे इतनी गंदी गंदी बातें करती हो, अपना नहीं तो अपने माँ बाप का ख्याल करो। तो ये सम कॉन्सेप्ट लेकर कॉमेडी का मैं लेकर आ रहा हूँ गाली गलौज फिल्म में। और लेट्स सी बात पे सर, आप कितने टाइम से आप कॉमेडी कर रहे हैं? आपने कॉमेडी को बदलते हुए देखा सालों सालों में। आपके टाइम पे जब आप स्टार्ट किए थे, अभी के कॉमेडी में आपको कैसा डिफरेंस दिख रहा है? देखिए, कॉमेडी तब भी बहुत अच्छी होती थी, आज भी होती थी। बुरी कॉमेडी तब भी थी, आज भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बुरा काम होता है फिर वो कला के क्षेत्र में नहीं आता। फिर आप उसको कुछ और कहो, उसको आप कॉमेडी नहीं कह सकते, उसको आप कुछ एक बकैती कह दो या कुछ और नाम कर दो, ठीक है, उसका चलेगा। लेकिन हमारे जो मेहनत वाले काम में तब भी बड़े कलाकार थे, आज कपिल शर्मा, कल को कोई और भी आएगा, आते रहेंगे। बाकी इनको तो मैं आर्टिस्ट मानता नहीं, दे आर कलंकार, एज गुड एज आतंकवादी। आतंकवादी जो ये सब के, चाहे लड़का हो या लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो आपका एक रियाज कैसे होता है कॉमेडी के लिए? आर्ट है तो आर्ट कोई भी में रियाज कॉमेडियन ऑलवेज अ कॉमेडियन होगा आप। अच्छा, ये तो हर प्रोफेशन में होता है। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आप फिर पार्ट टाइम नहीं रह जाता। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई कहीं पर भी मेरा वो थॉट चलते रहता है, प्रोसेस, कि यार इस चीज़ को मैं कैसे अपने काम में ला सकता हूँ। आज आपका इंटरव्यू देख रहा हूँ, तो मुझे जब मैं कोई इंटरव्यू वाला एक्ट करूँगा तो उसमें मुझे ये चीज़ हेल्प कर सकती है। कैमरामैन देख रहे हैं किस तरह, कभी कैमरामैन का रोल मिला तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे ऑब्जर्वेशन हमारे इसमें चलते रहता है, फिर उसका निचोड़ किसी न किसी जोक में, किसी न किसी परफॉर्मेंस में आ ही जाता है, या एक्टिंग में भी कुछ काम आ जाता है। आप अपने गुरु जॉनी साहब के छोटे भाई जिमी साहब, उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? जॉनी भाई ने कराई। मैं जिस एरिया में रहता था, स्ट्रगल करता था चाय वाली दुकान में, तो वहाँ हमारे वीरू कृष्णा जी जो है ना, जो हमें रही प्यार के में और इसमें राजा हिंदुस्तानी में थे ना, डांस। तो वो मुझे मिल गए, ए इधर आ, क्या करता है तू? उन्होंने देखा मुझे आवाज़ और निकालते, तो मैं कहा वो कॉमेडी करता हूँ। जॉनी से मिलेगा? मैंने कहा हाँ मिला दीजिए, मेरा दोस्त है। मैंने कहा जानता हूँ आपको, आप इतने बड़े कलाकार हैं। वो गोपी कृष्णा जी के स्टूडेंट थे, वीरू कृष्णा जी। तो उन्होंने जॉनी भाई के घर पे फ़ोन किया कि एक लड़का फ़ोन करेगा। उस दिन जॉनी भाई नहीं थे, उस वक्त लैंडलाइन था। तो फ़ोन किया उन्होंने कि एक लड़का फ़ोन करेगा, उनकी जॉनी भाई की वाइफ को कहा, तो मिला देना उसको कि बहुत अच्छा लड़का है और मेरा जान पहचान। तो मैं उनके पास में गया शूटिंग में मिलने के लिए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार, जॉनी भाई ने मुझे बोला कि मैं बहुत भाग दौड़ में रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन तू टच में रहे, मेरे घर पे आता जाता रहे। मेरा छोटा भाई जिम्मी मोजेस है, उससे टच में रहे, वो भी करते रहता है। ऐसे उन्होंने खुद मुझे बुलाया और घर पे। तो एक बॉम्बे का सबसे पहला घर जिसे कह सकते हैं कि जो मेरा अपना घर है, वो उस घर को मानता है। और उनकी बिल्डिंग का नाम भी इत्तेफाक से ऑक्सफोर्ड टावर है। तो मैं कहता हूँ मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आप अगर हमारे लिए छोटा सा जॉनी साहब का एक छोटा सा एक मिमिक्री कर देते। जॉनी जी का? जॉनी जी का। बाबा कभी कभी मुझे लड़की भी शक होता है, कैमरा मैन मुझे देख रहा है लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ, ये किसको देख रही है? मुझे कभी कभी इस पे भूला, नारियल पानी पी ले, निकल ले।
ओह माय गॉड, टू गुड। मतलब इतना एक्यूरेट करना, आपने कभी उनको दिखाया है ऐसे उनकी सबसे मिमिक्री पहले जॉनी भाई करके? की स्टेज पे मिमिक्री मैंने ही की थी, तो वहीं से शुरू। आज तो बहुत लोग करते हैं, और वो खुद मिमिक्री आने से तो मुझे उनको पता है कि बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एक दिन मैंने उन पर जोक भी बनाया था, उनको सुनाया तो हंसे भी बहुत। एक दिन 3 कलाकार बैठे हुए थे, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जॉनी भाई। शाहरुख साहब ने कहा कि ए जॉनी भाई, मेरे स्टाइल की दुनिया दीवानी है, मेरे बहुत सारे लुक लाइक है, बहुत सारे डुप्लीकेट्स है। आपके कितने डुप्लीकेट्स है? कोई है कि नहीं? हाँ जॉनी भाई, कोई डुप्लीकेट है कि नहीं आपका? मेरे तो हज़ारों डुप्लीकेट्स है, लाखों डुप्लीकेट्स है। तो बच्चन साहब ने कहा, हाँ हाँ जॉनी जी, मेरे भी बहुत सारे अनुकरणीय कलाकार हैं, सराहनीय कलाकार हैं, हूबहू दिखने वाले बहुत सारे मेरी नकल करने वाले करोड़ों कलाकार है, करोड़पति है। आपके कोई डुप्लीकेट है कि नहीं? तो जॉनी बेन का बहुत दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने, तेरे लाखों है शाहरुख, बच्चन साहब के करोड़ है, मेरे तुम गिन नहीं पाओगे इतने। कैसे? कैसे? साउथ अफ्रीका का नाम सुना है? सुना है कि नहीं? वहां के आदमी तो आदमी, औरतें भी मेरी डुप्लीकेट है। और सुन, अभी वेस्ट इंडीज का नाम लिया ही नहीं मैंने। My God. ऐसे तो वो हाँ, बहुत वो हंसी होती है। अप्रिशिएट कर सकते हैं। जी, क्या है कि हम कलाकार को ये पता है कि ह्यूमर कहीं से निकला तो, और अच्छा उन्होंने बोला कि अच्छी बात है, तो ऐसा निकला। ह्यूमर को Yes. अप्रिशिएट करना आता है। जैसे हम अपने पर भी जोक करते हैं। जैसे मेरा जन्म है 75 का, तो मैं कहता हूँ कि मैं 75 का हूँ। बोले अरे 75 के लगते नहीं। मैंने कहा ईयर 75 का हूँ, और उस साल शोले फिल्म रिलीज़ हुई थी। और दूसरी बात ये कि 2 मई को रिलीज़ पैदा हुआ था मैं, तो 1 मई को लेबर डे होता है, और दूसरे 2 मई को ये लेबर पैदा हो गया था। और हाईलाइट ये है कि लोग 9 महीने लेते पैदा होने में, मैं सेकंड में पैदा हुआ था, सेकंड में। आपको क्रिएटिविटी, इट इज अ टैलेंट। कितना भी रियाज कर लो, आपके ओपिनियन में क्या रियाज है? नाम का मेरा दोस्त है, वो पहले अदनान स्वामी के पास काम करता था, जब अदनान स्वामी बहुत मोटे थे। तो एक दिन मुझे फ़ोन करके बोलता, मुझे बचा लो, आज मैं दब के मर जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? अदनान भाई की किसी को फ़ोन पे कह रहे हैं कि मैं बहुत दिन से रियाज पे नहीं बैठा, आज मैं पूरा दिन रियाज पे बैठूंगा। तो ये बातें में जोक निकल आते हैं, बात बन जाती है, और कोशिश करते हैं हम लोग कि उसको पब्लिक तक अपने स्टाइल में पेश करें। और ऑडियंस जो होती है, सबसे पहली बात तो ऑडियंस का ही बड़कपन है। वो जिस तरह से ऑडियंस देती है। के ही वजह से कलाकार को जोश आता है, सही मौज आता है, वरना जोश और मौज तो डाउनलोड करना पड़ता है बाकियों को। हम कलाकार को तो ऑडियंस की वजह से आता है जोश और मौज, बाकी तो डाउनलोड करते हैं बेचारे। तो ये निकल आता है कहीं ना कहीं। एनीवेज, से कभी आप क्या करते हो जब ऑडियंस उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती है या समझ नहीं आता, जैसा ऑकवर्ड मोमेंट कहते हैं स्टेज पे? वही मोमेंट होता है सीखने का। हाँ। कि अगर आप देखते हैं कि भाई क्या है, क्या कमी है। कभी कभी क्या होता है कि आपको क्या आता है ये ज़रूरी नहीं, ऑडियंस को क्या समझ में आता है ये ज़रूरी है, समझे? तो वो साउथ की फिल्में उधर चलती है, यहाँ डब हो के आते, क्यों? क्योंकि कोई भाषा नहीं आएगी, तो आपको फिर चेंज, फिल्म तो वही है लेकिन क्या बदलाव है? भाषा बदल भाषा गई। में। तो ऐसे ही अगर आप कहीं परफॉर्म कर रहे हो और कुछ चीज़ समझ नहीं है, तो क्या है वहाँ के लोगों की क्या समझ है, उसके समझो, तो फिर वो ऑडियंस को समझ में आ जाते, फिर तो ऑडियंस से बड़ा, क्योंकि वो भीड़ नहीं, वो लीड है, वो क्राउड नहीं, प्राउड है। वही हमारे लिए अन्न देवता है, और वही अन्य देवता है। True. तो उनकी तरफ से बहुत ताकत, ऑडियंस की तरफ बहुत ताकत मिलती है। दर्शक हमारे गुरु हैं, दर्शक हमारे, वो देखेंगे तो दर्शकों से ही हमने कुछ सीखा है। हम उनके सब सारे कलाकार दर्शकों के, और हाईलाइट ये कि देखिए कि दर्शकों का रुतबा इतना बड़ा है कि हम किसी भी मंच पर कितने ऊंचे मुकाम पर हो, है ना, हम उनके सामने झुक के परफॉर्म करेंगे, और वो हमेशा सर उठा के देखेंगे। तो ऑडियंस से ऊपर जा नहीं सकते। एक्चुअली आपका ये जो पूरा जर्नी इतने सालों का, 3 शब्द में अगर आप उसको कहना चाहोगे तो? आई लव यू। ऑडियंस 3 लोगों से ये कहूँगा कि बस ये कि बस ये कि आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद। ये 3 यही शब्द है, क्योंकि हर जो कुछ भी सीखने मिला
वो इन्हीं वजह से, दर्शकों की वजह से, और या तो फिर हम अगर 3 लोग कहे तो हमारे सीनियर, जूनियर और जो हमारा साथी कलाकार, ये 3 लोग, ये हर ग्रुप का, हर एज का बंदा मेरा गुरु है। नया बंदा भी मैं सीखता हूँ। मेरा मानना है कि पुराने जो है वो जड़ें हैं, नींव है ना, किसी चीज़ की नींव, और नए हैं नींव, इंग्लिश वाला नींव। तो पुराना नींव और इंग्लिश वाला नींव दोनों ज़रूरी है ताकि हम नींव बने। यस, तो हर एक को धन्यवाद है। और ये सीखने के लायक, ये कोई भी चीज़ स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि कला के क्षेत्र में खासकर मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु बनने की कोई मेरे अंदर क्वालिटी तो है नहीं, बस मुझे ईश्वर इतनी शक्ति दे दे कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन जाऊँ। दैट्स ऑल। सर बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत ही हंसी आई आपसे बात करके। इतना मुझे अनरियल लग रहा है स्क्रीन पे देख के, आपको लाइव देख के, आपके जोक्स पे, आपके आर्ट पे अप्रिशिएट करना। आई थिंक इट इज़ अ ट्रू टैलेंट। देखो, मैं पंकज त्रिपाठी और ये मेरी सहपाठी मुन्ना, इसको सुनना, बहुत जाओगे दूर, फ्रॉम मुंबई टू मिर्ज़ापुर। आप सबके लिए एक भगवान होगा, मेरे लिए 2 है। ओ माय गॉड 2। तरक्की करोगे, खूब आगे जाओगे। चलो देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। नवाज, ये नवाज बोलो। माँ कसम, माँ का, बाप का, भाई का, सबका फेवरेट चैनल है। मैं 15 मिनट तक इसको रोज़ देखता हूँ, आप एक 15 मिनट तक देखिए, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। कभी कभी लगता भगवान यही है। Oh my God, what a great finish. It's absolutely delight having you on the show, sir. I would please request you to sign this for us ताकि हम हमेशा याद रखें कि आप विद चैट शो के पार्ट रहे थे। इस पे साइन करना है? Yes. इस पे? इस पे। हो जाएगा? चलेगा। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. और ये बढ़िया है। सो ऑल द बेस्ट। भाई, इस प्रोग्राम का नाम है कॉफी विथ The Wit Chat Show. चैट शो, विथ चैट। Wit Chat Show. विथ चैट तो बहुत बार हुआ है, विथ चैट पहली बार हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये जो चैट है काफ़ी नमकीन है, चैट की तरह चटपटा है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। Thank you.